आज का केस है पलटवार। फैसला ले लिया गया था, साजिश की चिंगारी सुलगा दी गई थी। शिकार की हर चाल पर शिकारी की आंखें घात लगाए बैठी थी। एक जुर्म होने को था। गुड मॉर्निंग संदीप। सॉरी। गुड मॉर्निंग लक्ष्मण। गुड मॉर्निंग जयदीप। क्या यार आज फिर से लेट, पूरे 5 मिनट लेट हो तुम लोग। मेरी गलती नहीं है भाई। अरे यार मेरी गलती है, कल रात में लेट सोया था। कोई बात नहीं यार, अब 5 मिनट ही लेट हुए हैं। 5 मिनट में कौन सी दुनिया इधर की उधर हो गई। लक्ष्मण अरे 5 मिनट क्या, 5 सेकंड में मौत जिंदगी को चुरा सकती है। संदीप फिलोसफर हो गया है, बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहा है। गुड मॉर्निंग उज्जवल। मॉर्निंग। 3 तिगाड़ा आज फिर लेट ना। सही है यार तुम्हारा। अरे भाई उज्जवल, हम तो वक्त के वफादार हैं, बेवफाई तो इन दोनों ने की है। भाई मेरी कोई गलती नहीं है, पर मेरे को गारंटी है ये बिल मेरे पे पड़ेगा। अरे नारायण, 4 चाय गर्मा गर्म। हाँ उज्जवल भाई। इमरान, सोहेल, उसकी चाय ठंडी होने से पहले उसको ठंडा करना है। टाइम कितना मिलेगा? 15 मिनट, उसकी ज़िंदगी के आखिरी 15 मिनट। और हाँ, हेलमेट पहन के। भाई जी, शिकारी तैयार है, बस शिकार का गुड न्यूज़ सुनना बाकी है। गुड न्यूज़ कब दे रहे हो पवन? कल डन कर देंगे। परसों के अखबारों की हेडलाइंस चीखनी चाहिए पवन। बिल्कुल चीखेंगे जी, अखबार, न्यूज़, इंटरनेट सब पे यही खबर चीखेंगी। और एक बात पवन, गोलियां चाहे जितनी भी बरसाओ, एक गोली सीने के आर पार होनी चाहिए। ऐसा ही होगा भाई जी। भाई जी का हुक्म है कि गोलियां कहीं भी चलाओ, कितनी भी चलाओ, पर एक गोली सीना पार करनी चाहिए। गोली सीना पार करेगी साहब, पार करेगी। लगता है दिल का मामला है। लक्ष्मण 5 मिनट में मिलते हैं। अरे अभी तो उठाओ यार। अरे यार कुछ नया बोलो भाई। तुम और जयदीप आगे चलो, मैं उज्जवल की दुकान पे मिलता हूँ। ए धोखेबाज, आ जाओ जल्दी। मैं अभी अभी उठा हूँ यार, तू जा वक्त पे। मैं लक्ष्मण के साथ ना उज्जवल की दुकान पे मिलता हूँ। सच यार, तुम्हारे जैसे दोस्त होंगे ना तो दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो
उज्जवल की दुकान पे मिलते हैं। उतर गया वॉकिंग शॉकिंग का भूत। चढ़ा दूं चाय? कोई आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा और चाय उज्जवल की दुकान पर ही पीऊंगा। अब चलूं? शिकारियों के आका की एक खास मांग थी, एक गोली सीना छलनी कर दे, दिल के चिथड़े उड़ा दे। शिकार की जगह और समय पर मौत की मोहर लगा दी गई थी। अब सवाल यह था कि आखिरकार शिकार था कौन? सुनो, मेरे इशारे का इंतजार करना। निकले? ना, पवन भाई बोले जब तक इशारा ना हो निकलना नहीं है। तो एक काम कर, सामान चेक कर ले एक बार। 3 बार तो चेक कर चुका हूँ, और कितनी बार करूँ? तो चौथी बार कर ले। गुड मॉर्निंग उज्जवल। गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। आज अकेले अकेले? हाँ साले, लक्ष्मण और जयदीप आज फिर से धोखा दे गए। ऐसा नहीं है, मेरी बात हो गई, दोनों आ रहे हैं। अरे मुझे तो लगा आएंगे ही नहीं। अरे ऐसे ही उन दोनों का ना कुछ सरप्राइज देने का प्लान है आपको। हाँ। अरे नारायण, 4 चाय। जी भैया। हाँ। लो आ गए। आ गए? अरे आओ लेट लतीफ, आओ। यार कभी टाइम पे नहीं आओगे तुम लोग, आज फिर लेट हो गए। अरे काहे का लेट यार, चाय तो अभी आई नहीं। हाँ ये थे कि भैया चाय कब आ गई भैया। लो आ गई चाय। अदरक डालो ना भाई। उंगली घुमाए हो। हाँ चीयर्स करवा। निकलो। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, आज अनाज की डिलीवरी है। फोन करता हूँ, टेम्पो निकाला कि नहीं वहाँ से। एक तो नेटवर्क नहीं मिलता है यार यहाँ। अरे उज्जवल ना, सुबह सुबह कैसे काम सोचता है इसे? अरे हाँ, काम से याद आया, तुम्हारा वो स्टेशन की लाइटिंग का टेंडर निकलने वाला था, उसका क्या हुआ? अरे वो आज खुलेगा। जो टेंडर माता की इच्छा। लक्ष्मी जी का हाथ है तुम्हारे सर पर, तो टेंडर माता को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। वैसे सरकारी टेंडरों का सरदर्द ना हर किसी के बस की बात नहीं, मानना पड़ेगा बॉस। आता है तुम्हें। सालों साल पापड़ बेले में नहीं, संधेरे में। अब जाके रोशनी की एक किरण नजर आ रही है, अब जाके सांस ले पा रहा हूं मैं। ये सरकारी ठेके मतलब दोधारी तलवार है, एक तरफ लक्ष्मी माता है तो दूसरी तरफ साक्षात यमराज। लक्ष्मी माता दबा के चाप रहा है ये। अरे अरे साहब, पहले तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा, फिर
अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। हम तो डर के मारे अपने ठेले के नीचे बैठ गए। वो आदमी ऐसे गोलियां चला रहा था जैसे कोई पेड़ों को पानी देता है। तीनों पे गोलियां चला रहा था, संदीप, जयदीप और लक्ष्मण पर। अंधाधुंध गोली दाग रहा था, जिसे लगी तो लगी बस। 2 लोग थे, सिर्फ 2? हाँ साहब, मोटरसाइकिल पे आए थे और हेलमेट पहन रखी थी। बाइक का नंबर? मौत मिस कॉल दे गई तो बाइक का नंबर कौन देखता। वो लोग चले गए तो भी साहब मुझसे हनुमान चालीसा नहीं निकल रही थी। लेकिन बेटा अंकित, ऐसा कैसे हो सकता है? ताया जी, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पापा तो बस रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर ही गए थे। बेटा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कहने के लिए कुछ नहीं रहा। पापा नहीं रहे ताया जी। जब संदीप राठौर को एडमिट किया गया था तब उसकी मौत हो चुकी थी। मैंने खुद उसकी बॉडी से 5 गोलियां निकाली हैं। और बाकी दोनों, जयदीप कोठारी और लक्ष्मण सकलानी? दोनों को 1-1 गोली लगी थी और गोली निकाल ली गई, लेकिन दोनों अभी बात करने की स्थिति में नहीं। सर, हम चारों की रोज़ वहाँ मंडली बैठती थी। हम लोग चाय पीते थे, गपशप करते थे। बस 2 मिनट के लिए मैं वहाँ से फ़ोन करने के लिए हिला और... फ़ोन? इतनी सुबह सुबह किसे फ़ोन करना था? मेरा अनाज की डिलीवरी आने वाली थी सर। डिलीवरी वाले से ऐसी क्या बात करनी थी जो इनसे इतनी दूर जाकर करनी पड़ी? और वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं बगल में चला गया था। मुझे कुछ एक्स्ट्रा सामान मंगवाना था सर। फिर मैं उससे बात करने लगा और इस बीच में सब कुछ हो गया सर। जब तक गोलियां चल रही थी सर, डर के मारे मैं वहाँ से हिला तक नहीं। इतनी सारी गोलियां बरसाई गई, क्या किलर ने इस बीच में गन रिलोड की थी? नहीं सर, लगातार गोलियां चल रही थी सर। वो लोग बाइक से जब वापस चले गए तब मैं वहाँ पहुँचा। लक्ष्मण और जयदीप तो घायल हो गए थे सर, लेकिन संदीप सर ढेर सा हो गया। ढेर सा? उज्जवल जी, संदीप उस वक्त जिंदा था या मर चुका था? सर बेहोश तो था, लेकिन जिंदा था कि नहीं ये नहीं कह सकता सर। उसके बाद हम लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, आपको फ़ोन किया और सर यहाँ लेके आए। फिर डॉक्टर ने बताया कि एडमिट होने से पहले ही मेरा दोस्त मर चुका था सर। दोस्त? मतलब ये तीनों, संदीप राठौर, जयदीप कोठारी, लक्ष्मण सकलानी, आपके दोस्त थे? सर मैं तो इतनी सुबह दुकान ही इनके लिए खोलता था सर। हम लोग गपशप करते थे, दिन की शुरुआत हम लोग एक साथ करते थे सर। बगल में नारायण की चाय की दुकान है सर, वहाँ से चाय आती थी, चाय पीते थे, बातचीत करते थे, फिर वो लोग वापस चले जाते थे सर। बेटा संदीप का? हाँ सर, अंकित। और वो संदीप की पत्नी रश्मि भाभी, कुसुम भाभी, जयदीप की पत्नी बीना भाभी, लक्ष्मण की पत्नी सर। बेटा, और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली? इंदौर में है सब। मैंने अभी ताऊ जी को कॉल किया, वो बस थोड़ी देर में पहुंचते ही हो गए। सर जी, संदीप का घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। वो लोग रोड पे दोनों और संदीप तीनों एक साथ मिलते थे और 1 किलोमीटर चल के यहाँ आते थे। ये हम लोग गपशप करते थे, चाय वाय पीते थे सर, और फिर वो लोग 1 किलोमीटर वापस चले जाते थे। उसके बाद अपने घर लौट जाते थे। रोज ऐसा ही होता था? वो दोनों आए ना आए, लेकिन संदीप रोज आता था सर। जैसे आज हुआ, पहले संदीप आया, फिर जयदीप और लक्ष्मण भी आ गए। ऐसा क्यों? ज़्यादा लेट नहीं सर, संदीप आया, हम लोगों ने 2-4 मिनट बात की, तब तक वो दोनों भी आ गए। संदीप वक्त का बहुत पक्का था सर। और तुम जबान के पक्के हो या कुछ बताना चाहते हो, पर जबान थरथरा रही है? नहीं सर, जो था सब बता दिया मैंने अपना दोस्त खोया सर। अब तो जबान भी नहीं रुक रही और आंसू भी नहीं रुक रहे सर। 2 लोग थे बाइक पर या आसपास कोई और भी था? सर 2 लोग थे हेलमेट वाले। हाँ साहब, मैंने भी 2 ही लोगों को देखा है। पहली बार आए थे यहाँ? पता नहीं सर, पहले कभी आए होंगे तो ध्यान नहीं दिया किसी ने। और हेलमेट वाले आते जाते रहते सर, कौन ध्यान देगा। उज्जवल कह रहा था कि उन लोगों ने गन रिलोड नहीं की थी। मतलब मैगजीन वाली गन होगी। सर ये चारों इस दुकान पर चाय पीने के लिए हमेशा आया करते थे। सुनसान जगह है, अटैक करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब संदीप आया तब अटैक नहीं हुआ, बाकी के 2 दोस्तों के आने के बाद अटैक हुआ। उज्जवल ने बताया कि जयदीप और लक्ष्मण आज सुबह लेट सोकर उठे थे।
लेकिन ज्यादा लेट नहीं। लेकिन फायरिंग तीनों पर की गई। क्या हत्यारे तीनों को खत्म करना चाहते थे? अगर वो तीनों को खत्म करना चाहते थे तो वो नाकाम रहे, क्योंकि मरा सिर्फ संदीप है, बाकी दो तो जिंदा है। चौथा दोस्त उज्जवल, वो भी जिंदा है, उसे तो खरोच तक नहीं है। रूटीन था इनका। चारों दोस्त मिलकर चाय पीते थे। आज दो दोस्त लेट पहुंचे और उज्जवल फायरिंग के वक्त था नहीं, वो फोन करने गया था। फोन करने, इतनी सुबह सुबह सप्लायर को फोन करने। बरसाई गई गोलियों पर किन किन के नाम थे? क्या शिकार संदीप राठौड़ था जो मारा गया था? क्या शिकार उसके दोस्त लक्ष्मण सकलानी या जयदीप कोठारी थे जो इस शूटआउट में बुरी तरह से घायल हुए थे लेकिन अब खतरे से बाहर थे? या फिर निशाना था चौथा दोस्त उज्जवल जो ऐन मौके पर वहां से चला गया था? क्या था इस शूटआउट का मकसद? कई सवाल उठ रहे थे इस केस में, लेकिन जैसे जैसे जवाब मिलते गए ये बात साबित होती गई कि ये केस मॉर्निंग वॉक की तरह सरल और सिंपल तो बिल्कुल ही नहीं था। कोई हम पर गोलियां क्यों चलाएगा, और वो भी चुपचाप मॉर्निंग वॉक के दौरान? पर आप तो आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाने वाले थे ना? बिल्कुल जाने वाला था। हाँ, थोड़ा देर से उठा, इसलिए संदीप को फोन कर दिया था कि तुम निकलो, मैं तुमसे उज्जवल की दुकान पे मिलता हूँ चाय के लिए। हाँ, आप लोग चाय के लिए मिले, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उज्जवल वहां से सही टाइम पर चला जाता है, आप दोनों को एक एक गोली खा के अंदर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और शिकार सिर्फ संदीप का होता है? इसी बात का तो दुख है कि उस अफरा तफरी में हमें पता ही नहीं चला कि संदीप पीछे रह गया है। हाँ सर, हम लोग लेट पहुंचे। मेरी बात हुई थी उज्जवल से। हाँ उज्जवल, मैं और लक्ष्मण पहुंच रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया निकलने में यार। संदीप निकल चुका है, हम लोग चाय पे मिलेंगे, ठीक है? हम क्यों भागे? मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहीं रुकते, गोलियां खाते? मैंने पूछा कि आप वहां से भाग गए तो संदीप क्यों नहीं भाग पाए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो अपनी जान बचा रहा था। अच्छा, ये उज्जवल फायरिंग शुरू होने से कितनी देर पहले गया था? मेरा मतलब कितने मिनट पहले गया था? एक तो नेटवर्क नहीं मिलता यार यहाँ। 1-2 मिनट पहले, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। अचानक मुझे याद आया कि मेरी अनाज की डिलीवरी है, तो फोन करने चला गया था मैं। सुबह के 6:30 बजे? 6:30 नहीं सर, 7:15 बजे। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, आज अनाज की डिलीवरी है। कमाल है, एग्जैक्ट टाइम याद है? सर मैंने घड़ी देखी थी उस समय। आप अकेले नहीं हैं उज्जवल जी जिसने उस वक्त घड़ी देखी थी। समझा नहीं सर, क्या बोलना चाहते हैं आप? कमाल की टाइमिंग, एकदम सटीक। आपको अचानक फोन करना याद आता है और फोन करने के लिए आप दूर जाते हैं। आपके दूर जाते ही हमला शुरू हो जाता है। आपका वहां से निकलना हथियारों के लिए हरी झंडी थी। सर कैसी बात कर रहे हैं सर? संदीप मेरा दोस्त है सर, सालों की दोस्ती है हम लोगों की, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर? शिकार हुआ है उज्जवल जी, तो शक तो होगा ही। उन तीनों में से सुपारी किसके नाम की थी? सुपारी? सुपारी पर मैं क्या जानूं सर, मैं तो दुकान चलाता हूं सर। किस्मत मुझे अगर वहां से नहीं ले गई होती तो 2-4 गोली मैंने भी खाई होती। और आप? खाई होती, पर खाई नहीं। उस हमले में आपके दो दोस्त जयदीप और लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, मरते मरते बचते हैं, और तीसरे दोस्त संदीप को गोलियों से भून दिया जाता है, लेकिन आपको एक खरोंच तक नहीं आती। या तो आपकी किस्मत बहुत तगड़ी थी या फिर साजिश। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं तो पहले से परेशान उसकी मौत को लेकर, और आप मुझे खूनी साबित करने पे तुले। जी समझ रहा हूं मैं, लेकिन मेरे भाई की बॉडी कब मिलेगी हमें? अच्छा, नीता, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। संदीप की बॉडी हमें कल मिलेगी। तुम रश्मि का ख्याल रखना। मैं भी चलूं पापा? नहीं बेटा, तू अंकित के पास रुक। संदीप
इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बनाता था। फैक्ट्री थी उसकी, मतलब है उसकी फैक्ट्री। संदीप की बिजनेस में किसी के साथ दुश्मनी? कभी जिक्र नहीं किया उसने। कई लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, प्राइवेट और सरकारी दोनों। आप क्या बनाते हैं? मेरे 2 रेस्टोरेंट हैं इंदौर में। पहले मैं संदीप की मदद करता था उसके सरकारी टेंडर वेंडर में। उसका एक पोल्ट्री फार्म भी है जो मैंने ही सेटअप करके उसे दिया। संदीप के दोस्त लक्ष्मण सकलानी का कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है और जयदीप कोठारी टेक्सटाइल ट्रेडिंग करता है, राइट? जी सच है। इन दोनों और संदीप के बीच क्या कुछ सही नहीं था? ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों ने या इनमें से किसी एक ने संदीप का कत्ल करवा दिया? मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में? मतलब वो दोस्त थे, गहरे दोस्त सालों से। क्या संदीप इन्हें मरवाना चाहता था? मेरा भाई मारा गया है और आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं? ओम प्रकाश जी, हम सिर्फ टटोल रहे हैं। भाई तो मेरा मारा गया है सर। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या कोई संदीप को मरवाना चाहता था, खास करके उसके दोस्त। देखिए, अभी तक हमें यह नहीं मालूम है कि असल टारगेट कौन था, संदीप, जयदीप या लक्ष्मण। मैं नहीं जानता। संदीप की किसी के साथ तो दुश्मनी हुई होगी। दुश्मनी तो बहुत बड़ा शब्द है सर। हर धंधे में कंपटीशन होता है, लेकिन कोई ऐसे खून नहीं करता। ज्यादातर केसेस में खून कोई अपना ही करवाता है ओम प्रकाश जी। वैसे तरक्की के हिसाब से देखा जाए तो संदीप आपसे बड़ा था। क्या मतलब? मतलब ये ओम प्रकाश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े भाई को छोटे भाई का बड़ा होना देखा नहीं गया। आप हद पार कर रहे हैं सर। हत्यारे हद पार कर चुके हैं ओम प्रकाश जी। आपको लगता है कि मैं अपने ही भाई का हत्यारा हूं? ऐसा पहली बार नहीं है ओम प्रकाश जी जब हम किसी भाई पर शक कर रहे हैं। ये सच है कि खून पानी से गाढ़ा होता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जलन और लालच खून से भी गाढ़े होते हैं। हमारे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। हम एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए और आज वो मेरे पास नहीं है। कितनी दूर निकल गया। उसे दूर भेजने वालों को हम ऐसे निकलने नहीं देंगे। जितना दूर जाना है, गहराई में जाना है, हम जाएंगे। और जब तक कत्ल का असली कारण पता नहीं चल जाता, हमारी शक की गोलियां सब पर बरसती रहेंगी। इस शूटआउट और संदीप की मौत को लेकर कई एंगल्स उभरने लगे और फिर बरसने लगे। उंगलियां उठने लगी, जुबानें चलने लगी, लेकिन इस माहौल की धुंध में एक मूलभूत सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल रहा था कि क्या हत्यारों का निशाना वाकई में संदीप राठौड़ था। सर चारों इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। वो दरअसल मेरे बेटे सुमित ने याद दिलाई मुझे। ये 1 साल पुरानी बात है। राजेश सक्सेना। राजेश सक्सेना? हाँ, उसकी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की फैक्ट्री है। रायसेन में? हाँ, रायसेन में। जो कुछ भी हुआ था मेरी आंखों के सामने हुआ था। संदीप, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। और एक बात मेरी आज तू अच्छे से सुन ले। जो लोग दूसरों की पीठ में छुरा घोंपते हैं ना, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी भी एक पीठ है और उस पर भी कोई छुरा घोंप सकता है। उसने संदीप को जान की धमकी दी थी। बिजनेस में दुश्मनी थी? जी हाँ। मुझे अभी भी डाउट है जयदीप, लक्ष्मण और उज्जवल को लेकर। सर चारों के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए और लोकेशन ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स भी। एक एक कॉल, एक एक लोकेशन स्कैन करो। संदीप राठौड़ को अगर उस वक्त मार दिया गया होता जब वो अकेला था, तो हत्यारों को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। ये लोग लेट पहुंचे, पर पहुंचे, और उज्जवल बहुत ही चालाकी से वहां से निकल गया। शूटर्स ने गलती से शायद इन दोनों को घायल कर दिया होगा। इन्हें शायद पहले से मालूम था कि अटैक होने वाला है। पॉसिबल है सर। वैसे आज मैं शशिकांत गौर से मिलने जा रहा हूँ। ये संदीप राठौड़ का काम मैनेज करता था, पोल्ट्री फार्म और इलेक्ट्रिकल यूनिट दोनों जगह। डिटेल ग्रिलिंग करो नवीन। पता तो चले कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में कहां शॉर्ट सर्किट हो रहा है और पोल्ट्री फार्म के अंडों में कौन से राज छिपे हैं। साहब, पुलिस।
संदीप राठौड़ की मौत से बहुत खुश हुए होंगे आप। मैं खुश क्यों होने लगा इंस्पेक्टर? मैं तो वो न्यूज़ पढ़कर बुरी तरह से चौंक गया था। चौंक गए थे? वो भी बुरी तरह से? लग तो नहीं रहा है। आपने तो खुद उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सुना है धंधे में कच्चे पर जबान के बड़े पक्के हैं। जी हाँ सर, संदीप सर के दोनों बिजनेस मैं ही मैनेज करता आया हूँ। ये इलेक्ट्रिकल यूनिट और पोल्ट्री फार्म पिछले 10 सालों से। राजेश सक्सेना कौन है? राजेश सक्सेना का भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का बिजनेस है सर। तुम्हारे संदीप सर ने राजेश सक्सेना से ऐसी कौन सी दुश्मनी पाल रखी थी जिसकी वजह से उसने जान से मारने की धमकी दी, या फिर धमकी पूरी कर दी? सर, राजेश सक्सेना ने संदीप सर को धमकी जरूर दी थी, लेकिन धमकी देने वाला वो अकेला शख्स नहीं था। और कौन था? दिनेश बागड़ी। संदीप, वो होटल मेरा क्लाइंट था। हाँ तो मैंने कब मना किया? वो होटल तुम्हारा क्लाइंट था, अब वो मेरा क्लाइंट है। वर्तमान को मान लो बागरी। अरे भाड़ में गया तेरा मान और वर्तमान। ये कोई तरीका होता बिजनेस करने का? किसी दूसरे के क्लाइंट को छीनना, उनके कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह हड़पना। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। और धंधा तो प्यार और जंग से बढ़कर है ना। साले चीटिंग की है तूने, और चीटिंग जायज नहीं होती। अरे काहे की चीटिंग? तूने तेरी कोटेशन दी, मैंने मेरी कोटेशन दी, कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, बस बात खत्म। गलत, तूने अंडरकटिंग की है, मुझसे छीना ये कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक बात याद रखना, जो दूसरा का पत्ता काटता है ना, वो खुद बहुत जल्दी कटता है। सर, उसके बाद मैंने संदीप सर को बोला भी था, आगाह किया था। जाते आते बागरी जान की धमकी दे गया। मैं समझ गया, लेकिन अब करे तो क्या करे? धंधा है। धंधे में ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे को नीचे गिराना ठीक नहीं होता। लोगों की दुआएं मिले ना मिले, धमकियां नहीं मिलनी चाहिए सर। संदीप सर खुद काफी परेशान रहा करते थे इस सब को लेकर। और कितनी दुश्मनियां पाल रखी थी तुम लोगों ने? सर, ये दुश्मनी तो दिख गई, तब मैंने संदीप सर को ही बताया था और आज आपको ही बता रहा हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दुश्मनी दिख जाए। चोरी छुपे पता नहीं कौन सी दुश्मनी बुलबुला रही थी। राजेश सक्सेना की या दिनेश बागड़ी की? किसकी दुश्मनी के बुलबुलों में ज्यादा जहर था गौड़? दुश्मनी तो थी, लेकिन किसी जमाने में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। कितने साल पहले की बात है ये? करीब 2 साल पहले वो मेरे पास मदद मांगने आया था। उसकी यूनिट बंद पड़ गई थी। यार राजेश, मुझे फिर से शुरू करना है। जब मेरी पोल्ट्री फार्म चल पड़ी तो इलेक्ट्रिक पर से मेरा ध्यान हट गया और देखते देखते यूनिट बंद करनी पड़ी। देख संदीप, सीधी बात करूंगा, मेरा बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है और मुझे किसी पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है यार। मैं कहाँ 50% मांग रहा हूँ, मुझे 10 ही दे देना। यार मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। राजेश, मुझे तेरी जरूरत है। अरे मेरा सालों का तजुर्बा है, मैं नए क्लाइंट्स खड़े कर सकता हूँ, पर तेरा कुछ होगा तो फायदा ही होगा। और मेरी सेकंड इनिंग शुरू हो जाएगी। मना मत कर यार, मैं खूब मेहनत करूंगा सच में। चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, तो हम करते हैं साथ में काम। चल। और मेरी मदद से उसकी बंद पड़ी हुई यूनिट फिर से शुरू हो गई। अच्छी चलने लगी? चलने क्या लगी साहब, दौड़ने लगी थी। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। यार राजेश, एक बात करनी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करूं। सीधी बात बोल संदीप, वक्त तो बचता है। राजेश, मुझे अलग होना है। मतलब गलत मत समझना यार। देख, अपनी पार्टनरशिप अच्छी थी, सबसे ज़्यादा फायदा मेरा हुआ है यार, दूसरी ज़िंदगी मिली मुझे। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, अब मैं अलग होना चाहता हूँ पहले जैसे। चल ठीक है यार संदीप, अब तू अलग होना चाहता है तो तेरी मर्जी, मेरी बेस्ट विशेष तेरे साथ है। थैंक यू यार। सिर्फ इसी वजह से आपने संदीप को जान से मारने की धमकी दी थी? संदीप के बड़े भाई ओम प्रकाश उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब आपने जान से मारने की बात कही थी। गुस्से में हम क्या क्या नहीं बोल जाते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन गुस्से में हम क्या क्या नहीं कर जाते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे साथ गलत कर रहा था, मेरे क्लाइंट छीन रहा था, अंडर कोटिंग कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आप संदीप को नहीं जानते, वो एक घटिया और चीप इंसान था। जिस दिन वो मेरे पास मदद मांगने आया, उस दिन गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने बैठकर। मैंने सोचा चलो मेरा दोस्त है, इस नाते मैंने उसकी मदद कर दी, पर उसने क्या किया, मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। भाई, पीठ पीछे का क्या मतलब है? तुम अच्छे से जानते हो कि अपना धंधा जो है कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। मैंने भरा, मुझे मिला। 20 साल पुराना कस्टमर था वो मेरा। जब से उसने होटल स्टार्ट किया उसको मैं माल सप्लाई करता हूं, क्योंकि तुझे मेरा प्राइस पता था, इसलिए तूने 25% कम कोट किया। सही बात है ये? क्या गलत है इसमें? क्लाइंट ने मुझे पूछा कि मैं कितना नीचे आ सकता हूं, मैंने मुनाफा छोड़ दिया, कॉस्ट प्राइस कोट किया, कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला। ऐसे कोई बिजनेस करता है? वक्त के साथ धंधे के तरीके भी बदलते हैं।
वक्त बदलना प्रकृति है, लेकिन उसूल और नीयत हमारी संस्कृति है। कहावतें हारने वाले लिखते हैं, जीतने वाले इतिहास लिखा करते हैं। कहावतें और इतिहास के अलावा एक तकदीर भी लिखी जाती है जो ये तय करती है कि आदमी कितना ऊपर जाएगा या हमेशा के लिए ऊपर जाएगा। राजेश, तू मुझे धमका रहा है? नहीं, धमका नहीं रहा हूं मैं तुझे हकीकत बयान कर रहा हूं कि जो अपने मददगार की पीठ में छुरा घोंपता है ना, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके लिए भी कोई छुरा लेकर खड़ा है। बेवकूफ होते वो लोग, नौ सीखिए, जो अपनी पीठ और जुबान दोनों को खुला छोड़ते हैं। और मूर्ख होते हैं वो लोग जो अपने दोस्त को अपना दुश्मन बना लेते हैं और उसके खून को पानी समझ लेते हैं। क्या खून है, क्या पानी, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा नहीं, वक्त बहाएगा। और संदीप, तेरा खून बहेगा और उस दिन वक्त की लगाम मेरे हाथ में होगी और घोड़ा भी। मेरी बात याद रखना तू। ये सब क्या है संदीप? ये खून खराबी की बातें? भाई साहब, ये बातें हैं, सिर्फ बातें हैं। अक्सर हारने वाले ज्यादा बोलते हैं, लेकिन झूठ को 100 बार सुनाने से झूठ सच नहीं बन जाता ना। अपने धंधे में सच तो यह है कि धंधा जिसने लाया धंधा उसका हो गया। भाई साहब, मैंने बिजनेस लाया, उसने बिजनेस खो दिया। इस बात को ये बुद्धू समझ नहीं पा रहा है, खामखा दिल पे ले रहा है और सीधे उसके दिल में गोली दाग दी। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी के खून में रोटी डुबोकर खाना मेरे खून में नहीं है। तो फिर संदीप का खून क्यों बहाया राजेश? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे नहीं मारा। मैं गुस्से में उसके ऑफिस जरूर गया था, मैंने उसे धमकी भी दी, लेकिन वो गुस्सा मैं उसी की दहलीज पर थूक कर आ गया था। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि कोई ना कोई एक ना एक दिन ये कांड जरूर कर बैठेगा। और ये कोई ना कोई है कौन? ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? सच कहूं, हमारे कुछ सुनते भी नहीं बागरी। देखिए, आप भी तो धमकी दे रहे हैं, हम सब देते हैं। मैंने भी दी थी धमकी संदीप राठौड़ को, लेकिन मैंने ना उसे मारा है और ना ही मरवाया है। अंडर कटिंग कर करके बिजनेस करता था वो अपनी मौत को खुद न्योता दे रहा था। लेकिन सॉरी, मैं वो आदमी नहीं था जो मौत का पैगाम लेके आया। लेकिन सच कहूं सर, मुझे उसकी मौत पर रत्ती भर भी खेद नहीं। पक्का और कुछ नहीं कहना है तुम्हें? सोच लो, हम तुम्हारा दरवाज़ा दोबारा खटखटाएंगे। अब गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं इंस्पेक्टर। मैं लाशों पर सौदे नहीं करता। हर कोई संदिग्ध था। लेकिन इतने सस्पेक्ट्स होने के बावजूद पुलिस को किसी की ठोस इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही थी। संदिग्धों की बारिश हो रही थी, पर सुरागों का अकाल था। सर, संदीप के तीनों दोस्तों के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है। और वो हेलमेट पहने हमलावर, उनका कुछ पता चला? सब दोनों किराए के हथियारे लगते हैं। जिस हिसाब से शूट आउट हुआ है, उससे तो मुझे यही लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का इस्तेमाल करने वाला मास्टरमाइंड बहुत ही चालाकी से अपना गेम खेल गया। उसने प्लानिंग किसी और से करवाई, इंतजाम किसी और से करवाया और अंजाम किसी और ने दिया। इतनी अच्छी प्लानिंग कि कोई भी कड़ी जुड़ ना पाए। सर, हमारे सबसे खास खबरी पिछले 4 दिनों से लगे पड़े। अगर कोई कमजोर कड़ी होगी तो जरूर मिल जाएगी। इन बातों से एक चीज तो सामने उभर कर आई है कि जिन 2 लोगों ने संदीप को जान से मारने की धमकी दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि संदीप अंडर कटिंग का मास्टर बन गया। कोई और भी हो सकता है जिसने संदीप को जान से मारने की धमकी दी, जो उसके आसपास के लोगों को पता ना हो सकता है सर। इसके मैनेजर शशिकांत गौड़ ने इस बारे में जिक्र किया था। जरूरी नहीं है कि हर दुश्मनी दिख जाए। चोरी छुपे पता नहीं कौन सी दुश्मनी बुलबुला रही थी। नवीन, एक काम करो, शहर में जितने भी इलेक्ट्रिक यूनिट्स, पोल्ट्री फार्म है, खास करके छोटे, सबको स्कैन करो। कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो संदीप के अंडर कटिंग की वजह से कुचला गया होगा, पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। राइट सर। अब एक बात तो क्लियर है, निशाना संदीप ही था। लगता तो ऐसा ही कुछ है, पर नवीन ऐसा भी लगता है कि शिकारी का शिकार हुआ है, पलटवार हुआ है। मैं आता रहूंगा रश्मि। और बेटा अंकित, जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, हम आ जाएंगे।
माँ, पापा को किसने मारा माँ? पता नहीं बेटा, मुझे तो बस वो दिन याद है जिस सुबह वो निकले थे। कोई आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा और चाय उज्जवल की दुकान पर ही पीऊंगा। अब चलूं? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अंकित हर रोज की तरह ही तो एक और दिन था वो। लेकिन माँ, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी हुई होगी ना जिसकी वजह से पापा डिप्रेस्ड हुए होंगे। क्या बात है, कोई परेशानी है? खाना भी ठीक से नहीं खाया? हाँ, कुछ सोच रहा हूँ। किस बारे में? यही कि इतना सब कुछ हासिल कर लिया, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर इतना टेंशन भी तो है। रश्मि, ये टेंशन जीने का मजा छीन रही है। हर वक्त हर पल एक हल्का सा सरदर्द रहता कि कहीं कोई कुछ कर न दे। मैं तो पहले से ही कहती आ रही हूँ कि बिजनेस के झगड़े बंद कर दीजिए। जितना है बहुत है, हम बड़ी खुशी से रह सकते हैं इसमें जिंदगी भर। उस्मान, पूरा दिन नहीं मेरे पास, जल्दी बोल। आप तो कह रहे थे कोई विलायती घोड़ा था, मैगजीन वाला, जिसमें एक बार में कई गोलियां फायर होती। साहब एक बात तो पक्की है, दोनों शूटर बाहर के थे, भोपाल से या भोपाल से भी कहीं और आगे से, क्योंकि पूरे ज़िले में इस सुपारी की खबर किसी को भी नहीं थी। देखिए, एक दिन मैं छुट्टी लेता हूँ और दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त एक एक मिनट बहुत कीमती है मेरे लिए, तो काम की बात करें। वैसे मैं बिना सबूत को कोई खबर देता नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हो इसलिए दे देता हूँ। अंदर की बात है। अंदर मतलब? घर के अंदर? फैमिली? वो राजेश सक्सेना की धमकी वाली बात आपने पुलिस को बता दी ना पापा? उसका कुछ निकला? नहीं बेटा, उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं, बोला तहकीकात जारी है। घर के अंदर किस पे शक है? उसके भाई पर, भतीजे पर, पत्नी या फिर बेटा? मैंने ये कब कहा कि घर के अंदर की बात है? आप ही सब कहे जा रहे हो। और कौन सा अंदर होता है? सोचिए साहब। देख बे, 2 लाफे लगाऊंगा और जितना भी तेरा ये खबरी नेटवर्क का पैसा आता है ना, सारा बंद करवा के अंदर डाल दूंगा, समझा? अंदर वाला अंदर साहब, अंदर मतलब जेल के अंदर की बात, इंदौर सेंट्रल जेल। क्या सुना हुआ? इसका नाम उछल? एक नहीं, 2 नाम उछले हैं। एक कोई सुजीत पुरी है और दूसरा कोई आशीष सबरवाल। ये जो 2 लोग हैं, सुजीत पुरी और आशीष सबरवाल, इनका संदीप राठौड़ के मर्डर से कुछ कनेक्शन है। सुजीत भाई, पता चला संदीप को ठोक दिया? हाँ, पता चला, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर। भाई मुझे तो लगता है अगला नंबर हमारा है। पागलों जैसी बातें मत कर, यहाँ जेल के अंदर। और तुझे कैसे पता? संदीप राठौड़ को मारने वाले वही लोग हैं। पक्का वही लोग हैं। उनके मारने का तरीका देखो, डिट्टू सेम टू सेम। वही एक गोली सीने में मारी है, दिल के आर पार। अपना एक पंटर है, उसने ये बात सुना और अपने को बताया। ये सुजीत और आशीष संदीप राठौड़ से कैसे जुड़े थे? साहब ये जोड़ना जुड़वाना आपका डिपार्टमेंट है। मैंने आपको एक कड़ी दे दी है, कारवां तो आप बना ही लोगे, मुश्किल नहीं होगी। बेटा, तुम्हारा इशारा ललित अजावत की तरफ तो नहीं? इशारा विशारा कुछ नहीं पापा, बस एक ख्याल आया तो बता दिया। अच्छा किया तुमने। मुझे लगता है हमें इस बारे में पुलिस को बता ही देना चाहिए। हाँ, मैं अजय राजावत बोल रहा हूँ। राजावत इलेक्ट्रिकल्स के मालिक हैं आप? हाँ, अब आप भी बताएंगे कौन साहब बोल रहे हैं? साहिब नगर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर नवीन चोपड़ा बोल रहे हैं। आपसे कुछ सवाल पूछने थे।
जो हम रायसेन के सभी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर से पूछ रहे हैं। किस तरह के सवाल? संदीप राठौड़ को जानते हैं आप? हाँ, जानता था। उसके कत्ल के बारे में सुना मैंने। संदीप को कितनी अच्छी तरह से जानते थे? ठीक ठाक जानता था। हम अक्सर अपनी फेडरेशन के इलेक्शन, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस में टकराते थे। ऐसे कोई निजी दोस्ती वोस्ती नहीं थी, लेकिन हम एक दूसरे से वाकिफ थे। इतने वाकिफ थे कि आपसे दुश्मनी पाल पाते? कहीं इस मर्डर में मेरा कोई हाथ है? आप घुमा फिरा के ऐसा तो नहीं पूछ रहे हैं? अजय जी, घुमाना फिराना हम फोन पर नहीं, अपने थाने में करते हैं, और बातों से नहीं, लातों से करते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस कत्ल से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। एक टिप दूं आपको? हाँ, सुन रहा हूँ। इंसान अगर नंगी तारों को छेड़ेगा तो उसे करंट का झटका लगेगा। ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का नहीं, कुदरत का नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी। संदीप राठौर नंगी तारों को छेड़ रहा था। भाई जी, अब तो आपके शिकार की अस्थियां भी बहा दी गई है। अब तो हमारे पैसे बहने दो। कोई बात नहीं भाई जी, कोई बात नहीं। इतने दिन इंतजार किया है, 2-4 दिन और सही। साहेब नगर पुलिस स्टेशन, मुझे इंस्पेक्टर सूरज राजपूत से बात करनी है। बोलिए ओम प्रकाश जी। जी, वो संदीप के कातिलों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं, तहकीकात चल रही है। आप कुछ मदद करना चाहते हैं क्या? जी हाँ, मतलब नहीं, बस ऐसे ही जानना था। जानना तो हमें भी है, और हर हालत में जान के रहेंगे कि संदीप राठौड़ का कत्ल किसने किया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, या बताने वाले थे, लेकिन बता नहीं रहे। जी नहीं, कुछ बताना होता तो बता देता। बहुत जल्दी हम आपको ये बता देंगे कि संदीप राठौड़ का असली कातिल कौन है। ये केस प्याज के छिलकों की तरह खुलता चला जा रहा था। वर्तमान की तहकीकात अतीत की किसी साजिश को बाहर लाने वाली थी, लेकिन अतीत का कोहरा भी कुछ कम गाढ़ा नहीं था। आशीष सबरवाल और सुजीत पुरी, ये दोनों इंदौर की सेंट्रल जेल में सजा काटे। क्या बात कर रहे थे संदीप राठौड़ के बारे में? सर, कुछ ठोस तो पता नहीं चला, लेकिन संदीप के कत्ल की खबर को लेकर परेशान जरूर थे। कुछ बात तो हो रही थी कि शायद अगला नंबर उनका हो सकता। अजय राजावत का संदीप से कोई कनेक्शन निकला नवीन? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। जलेबी की तरह गोल गोल बातें कर रहा है। कह रहा है जैसी करनी वैसी भरनी। ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का नहीं, कुदरत का नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी। उसकी बातों से बदले की बू आ रही है। नवीन, एक काम करते हैं, उन दोनों कैदियों से मिलते हैं। कोई ना कोई अहम सुराग जरूर मिलेगा जो कल और आज को जोड़ेगा। चलो तुम दोनों कुछ बताएंगे कहाँ जाके? बताएंगे। संदीप राठौड़ से तुम लोगों का क्या रिश्ता था? सर, हम लोग दोस्त थे एक ज़माने में। वो भी 7 साल पहले साहब। उसके बाद कभी मिले नहीं, और अब तो मिलेंगे भी नहीं। और अब तुम्हें डर है कि संदीप राठौड़ से तुम्हारी बहुत जल्द मुलाकात होगी ऊपर जाके। अपनी जान की फिक्र है तुम्हें? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब किसने कहा आपसे? तुम लोगों के चेहरे कह रहे हैं। जेल की दीवारें तुम लोगों के लिए पत्थर की होंगी, हमारे लिए कागज की है। तुम दोनों की खामोशी भी सुन सकते हैं। हमने पहले ही कहा था, हम उसे जानते थे। एक ही लाइन थी हमारी, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के डीलर थे हम लोग। और संदीप अच्छा बंदा था। उसके खून के बारे में सुनकर तो हमें बहुत धक्का लगा। क्यों? तुम लोग जानते हो खूनी कौन है? हमको कैसे पता चलेगा सर? हम तो यहाँ जेल में सड़ रहे हैं। तुम लोग अभी एक जुर्म की सजा काट रहे हो। ये मत सोचना कि दूसरे जुर्म की सजा नहीं काटोगे। अगर मुझे पता चला कि संदीप राठौड़ के कत्ल से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक है, तो जेल में सिर्फ सड़ोगे ही नहीं, गलोगे। तिल तिल कर गलोगे। नहीं सर, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, माँ कसम सर। हमें तो सिर्फ अपनी जान की फिक्र है। मैं तुम लोगों से पहले भी पूछ चुका हूं, तुम लोगों को अपनी जान की फिक्र क्यों है? क्योंकि सर, हमें लगता है ये ललित का बदला है। कौन ललित? कौन ललित? ललित रजावत। सर, ये दोनों आशीष और सुजीत किसी ललित रजावत के खून की सजा काट रहे हैं। पर इसका संदीप राठौड़ मर्डर केस से क्या ताल्लुक? सर, डायरेक्ट ताल्लुक तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये ललित रजावत अजय रजावत का बड़ा भाई है। और अजय रजावत का मानना है कि जैसी करनी वैसी भरनी।
आशीष सब्बरवाल और सुजीत पुरी ने ही मेरे ललित भाई साहब को मरवाया था। वही जो 7 साल की सजा काट चुके हैं और 7 साल की सजा बाकी है। जी। तो फिर संदीप राठौड़ को किस बात की सजा दी गई? वो भी सजाए मौत। ये कुदरत का नियम कैसे लागू हो गया उस पर? आपने अभी तक इस केस की काफी तहकीकात की होगी और ये तो जान गए होंगे कि संदीप राठौर ने धंधे में दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बनाए थे। किसी एक ने पलटवार कर दिया होगा। हो गया ना कुदरत का नियम। ये पलटवार किसने किया मिस्टर रजावत? ये आप तय कीजिए सर। आप मुझे क्या समझते हैं, खूनी या आपका खबरी? हम आपको जो भी समझ रहे हैं पर समझ जरूर रहे हैं। और ये जो आपने अभी हंसी थी ना, इसे दोबारा मत देना। यहां पे कोई चुटकुले नहीं सुना रहा है। 2 मर्डर हुए हैं, एक संदीप राठौर का और एक 7 साल पहले आपके भाई ललित रजावत का। अब सीधे सीधे मुझे ये बताइए, क्या संदीप राठौर ने आपके भाई ललित रजावत को मरवाया था? मुझे क्या मालूम। कानून ने आशीष सब्बरवाल और सुजीत को सजा दी। वो दोनों इस कत्ल के मास्टरमाइंड थे। मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता और मैं जानकर करूंगा क्या? ललित भाई साहब तो वापस नहीं आने वाले ना? जी, वही 2 थे, आशीष और सुजीत। उन दोनों ने ललित रजावत का कत्ल करवाया था। लेकिन क्या ओम प्रकाश जी? वो ललित का भाई अजय हमेशा से दावा करता रहा है कि असली कातिल संदीप है। अच्छा, और ऐसा दावा करने की कोई खास वजह? संदीप और ललित की बड़ी गहरी रंजिश थी एक दूसरे से। बढ़िया है, इतने दिनों बाद आप ये बात बता रहे हैं। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता था सर। वैसे भी आशीष और सुजीत को तो सजा हो ही चुकी है, सब कुछ साबित भी हो चुका था, केस भी खत्म हो चुका था और अब तो 7 साल हो गए सर। मुझे लगा कि बात वहीं खत्म हो गई थी। बात खत्म हो गई? कैसे मतलब? जैसे हुई। आशीष और सुजीत अपनी अपनी सजा काट रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों को लौट गए हैं, बात खत्म। कैसे खत्म अजय जी? अनकही बातें कैसे खत्म हो सकती हैं? आपने हमें बताया नहीं कि आपके भाई ललित और संदीप राठौड़ के बीच रंजिश थी? हाँ थी, लेकिन ना तो अब ललित भाई साहब जिंदा हैं, ना ही संदीप राठौर। तो जाहिर सी बात है रंजिश भी नहीं रही। लेकिन एक ख्वाहिश तो जिंदा थी, बदले की ख्वाहिश। आपको इस बात का शक था कि संदीप राठौड़ आपके भाई का हत्यारा है। मुझे कोई शक वक नहीं था, मुझे पूरा यकीन था कि मेरे भाई का कातिल संदीप राठौर ही है। लेकिन कानून का जो फैसला था, मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। मैं कह रहा हूं आपसे, संदीप राठौर ने मेरे सामने मेरे भाई को मारने की धमकी दी थी, वही असली कातिल है सर। देखिए अजय जी, हमारी इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो रही है। सुजीत और आशीष के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं, दोनों को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो आप संदीप राठौर को भी पेश करो ना। बिना किसी सबूत के हम किसी को भी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। हमने संदीप की पूरी छानबीन की, उसका आपके भाई के मर्डर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है। मेरे पास कोई सबूत नहीं था सर, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे ललित भाई साहब के मर्डर के पीछे सबसे बड़ा और मजबूत हाथ संदीप राठौर का था। रंजिश किस बात को लेकर थी दोनों के बीच? अफसरों को घूस खिलाई तूने। अंगूर खट्टे हैं संदीप राठौर, तुम तमीज से हारना क्यों नहीं सीख लेते भाई? तमीज से तुम खेलना नहीं जानते तो मेरे हारने का सवाल ही क्या पैदा होता है? रोना बंद करो संदीप राठौर, ये कोई गली क्रिकेट का मैच नहीं है। हमने बाकायदा टेंडर भरा था, तभी हमें बस डिपो का कॉन्ट्रैक्ट मिला। सब कुछ कानूनी और जायज था। क्या जायज था? क्या जायज था? जबकि तुम भी जानते हो कि मेरा कोटेशन सबसे कम का था। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने घूस खिलाकर सभी टेंडर्स की कोटेशन पता की और उसके बाद सबसे कम का टेंडर भरा। तुम्हें क्या लगता है चाहे तुम ही चल सकते हो संदीप? गलत काम करना कोई तुमसे सीखे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट अजय, ललित, ये बात तो तुम भी मानोगे कि टेंडर पाने के लिए तुम लोगों ने गलत तरीका अपनाया। एक बार टेंडर जमा होने के बाद तुमने चोरी छुपे उसकी कोटेशन चेंज कर दी। चोरी छिपे हम कोई काम करते ही नहीं, बाकायदा फीस भर के टेंडर वापस लिया, कोटेशन चेंज करके रीसबमिट किया। लेकिन कोड चेंज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं बताता हूं, तुमने चूहों की तरह मेरे टेंडर को कुतरा, उसे पढ़ा जो कि सबसे कम का था, उसके बाद अपना कोड पेश किया। ये मनगढ़ंत है, ये असली बिजनेस करने वालों का असली ऑफिस है। यहाँ सब कुछ कानून और उसूलों के साथ किया जाता है। एक टेंडर हाथ से जाने के बाद मैं हार नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बाद हमारे बीच जो होगा ना, वो किसी जंग से कम नहीं होगा। जंग लड़नी है तो पहले सिपाही बनो, सामने से वार करो। क्यों विरोधी के घर में आकर रुदालियों की तरह सीना पीटने से कुछ नहीं होगा। सीना कौन पीटेगा
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आगे की नहीं सोचता, मैं आज का सच देखता हूं, और आज का सच ये है कि हम जीते और तुम हारे। संदीप, सुना तूने? हाँ, सारे धंधे वालों ने सुना है, नए म्युनिसिपल हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट का ना। ये कमीना ललित राजावत और गंदा खेल खेल रहा है, जिसकी वजह से तेरा बिजनेस कट रहा है और तुझे घाटा हो रहा है, और तेरी वजह से मुझे घाटा हो रहा है। मेरे सिविल वर्क्स ठेकों के तो बैंड बज रही है। संदीप भाई कुछ कर। कुछ करो क्या मतलब है आशीष? ये ललित राजावत सिर्फ मेरा सरदर्द है क्या? ठीक है, हम दोनों का सरदर्द है, पर भाई अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो बहुत जल्दी हम सड़क पर आ जाएंगे। इस साल का 7वां बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो ललित ने घूस खिलाकर हासिल कर लिया। मारो या मरो वाली बात आ गई है। आशीष, मरेंगे नहीं, मारेंगे। भैया, आज म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस गया था, पता है कौन टकराया वहां? वरुदाली, संदीप राठौर। आपको कैसे पता? इस शहर में हर आदमी हमसे मिलता है, सिर्फ वही है जो हमसे टकराता है। दरअसल उसने ठान ली है कि वो हमसे सिर्फ टक्कर लेगा। बहुत गुस्से में होगा वो। हाँ भैया, आग बबूला। दरअसल वो पूरी तरह से भ्रमित है। उसे लगता है कि उसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि मैं रिश्वत खिलाता हूँ, जबकि अजय ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो कायदे और कुदरत के नियमों के दायरे में रहकर करता हूँ। हमेशा कायदे और कुदरत के नियम से चले भाई साहब। और उन्हें मिला क्या? मौत। और आपने संदीप राठौर को मौत दे दी। नहीं सर, अगर कुछ करना होता तो मैं तभी कर देता, लेकिन वो मेरे भाई साहब को कभी गवारा नहीं होता। मैं उनके असूलों पर चलता हूँ, मेरे पिता समान थे वो। उन्हें ये बदला, खून खराबा बिल्कुल गवारा नहीं था। ललित राजावत की मौत के बाद संदीप राठौर का बिजनेस काफी आगे बढ़ा। कितना भी आगे बढ़े सर, आखिर में पहुंचना तो वही है, शमशान घाट। हाँ, इस बात का अफसोस रहा मुझे कि मेरे भाई का कातिल डंके की चोट पर सरेआम घूमता रहा और उसके वो 2 चट्टे बट्टे साथीदार अंदर हुए। पर मैं कर भी क्या सकता था? ये अजय राजावत बहुत फिल्मी बातें कर रहा है, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है शायद। इसका पूरा चिट्ठा निकलवाता हूं सर। 7 साल पहले से लेकर आज तक के सारे रिकॉर्ड, सारे लफड़े निकलवाओ। इसकी फैमिली, बिजनेस, दोस्त, अफेयर, सब कुछ। एक दिन का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। इसके कल का सच आज के झूठ को पकड़वाएगा। संदिग्धों की कतार बढ़ती जा रही थी। लक्ष्मण सकलानी, जयदीप कोठारी, फिर उज्जवल पांडे। इनके अलावा थे संदीप के 2 बिजनेस राइवल्स, राजेश सक्सेना और दिनेश बगरी। इस लंबी लिस्ट में अब शामिल हुआ था अजय राजावत का नाम, जिसके बड़े भाई ललित राजावत का कत्ल हुआ था और जिसे संदीप राठौर ने बर्बाद करने की धमकी दी थी। क्या यह कत्ल कई अलग अलग लोगों के बीच एक साजिश का चक्रव्यूह था जिसमें पुलिस घुस नहीं पा रही थी, या फिर पुलिस इसमें दाखिल तो हो चुकी थी लेकिन मुजरिम के साथ बाहर निकल नहीं पा रही थी? क्या था इस चक्रव्यूह से निकलने का पासवर्ड? वो कौन सी कड़ी थी जो इस षड्यंत्र के पिटारे की चाबी थी? झूठ है, सरासर झूठ है। संदीप को तो ललित राजावत के मर्डर के बाद बहुत बड़ा धक्का बैठा था। अरे वो तो आंखें नम हो गई थी उनकी। आंखें नम हो गई थी। आंसू तो खुशी के भी होते हैं रश्मि जी। जी नहीं, ललित के मर्डर के बाद संदीप बहुत परेशान रहने लग गए थे। वो तो रहना ही था, क्यों नहीं रहते? उनके 2 साथीदार अंदर जो हो गए थे, अजय से पलटवार का डर था। हाँ या ना? मैंने कहा ना, नहीं। वो तो इस सबसे बहुत दुखी थे। बात तो तुम सही कर रहे हो रश्मि, क्या करिए, धंधा ही ऐसा है। गला ना काटो तो खुद हलाल हो जाओ। ऐसी डरावनी बातें मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वैसा कुछ हो जैसा वो ललित राजावत के साथ हुआ है। सच कहता हूं रश्मि, ललित की मौत को मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, मैंने उसे धमकाया था गुस्से में। एक तरह से वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन मैंने उसकी मौत कभी नहीं चाही थी। पर अब उसका भाई अजय, वो मुझे कातिल समझ रहा है।
गलत फहमी है उसे। तो उससे मिलकर गलतफहमी दूर कर दीजिए ना। धमकियों के लिए उससे माफी मांग लीजिए, और अगर उसे कुछ देना पड़ जाए बिजनेस में तो दे दीजिए। देखिए, आप हैं तो मैं हूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज इस बात को आगे मत बढ़ाइए। जब तुमने कुछ किया ही नहीं संदीप राठौर, तो माफी किस चीज की मांग रहे हो? तुमने जो कहा था तुमने कर दिया। अजय, मेरा यकीन मानो, सच में मैंने कुछ नहीं किया। उस वक्त मैंने गुस्से में जो भी बोला वो तो शब्द थे। असल में ऐसा कुछ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। एक बात मैं कह रहा हूं, देखो ये किसी और का किया करा है, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे नाम का जहर घोला जा रहा है। दिल की तो तुम बात ही मत करो राठौर। ये जो तुम्हारा दिल है ना, ये एक दिन फटेगा, चूर चूर होगा। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है अजय। तुमने जो भी किया है राठौर, उसका तुम्हें सूद समेत जवाब मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। किया किसी ने और भरा इन्होंने। सारा किया कराया इनके दो साथीदारों का था, सुजीत और आशीष का, और उन लोगों को तो जेल भी हुई थी। बड़ी अजीब सी बात है रश्मि जी। आपके पति संदीप राठौड़ की ललित के साथ रंजिश कॉन्ट्रैक्ट अंडरकटिंग को लेकर थी, लेकिन दूसरे लोगों के साथ वो वही करते थे। कॉन्ट्रैक्ट की रकम पता करते और उससे कम कोटेशन देकर कॉन्ट्रैक्ट उठाते, जैसा कि उन्होंने राजेश सक्सेना और दिनेश बागरी के साथ किया। सर, मुझे ये बिजनेस की बातें समझ में नहीं आती। मुझे नहीं पता ये कारोबार कैसे चलाते थे। मैं तो बस हमेशा इन्हें यही कहती रहती थी कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, इसमें बहुत खुशी से रह लेंगे हम जिंदगी भर। हमें किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए, न किसी का टेंडर काटना है और न किसी का गला। सर, पिछले 4 दिनों से 4 खबरी अजय राजावत का पीछा कर रहे हैं। उसके फोन रिकॉर्ड्स की बाल की खाल कर रहे हैं, लेकिन संदीप राठौड़ मर्डर केस से उसका कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा। सुपारी की दुनिया की कोई खबर, शूटर्स के बारे में कोई ना कोई खबर मिल जानी चाहिए थी। अब तक अभी तक कोई खबर नहीं है। और उसके तीनों दोस्त जयदीप कोठारी, लक्ष्मण सकलानी और उज्जवल पांडे, तीनों का भी कोई लिंक नहीं बन पा रहा। इतना साफ सुथरा बना। सस्पेक्ट कई हैं, लेकिन एक भी सुराग, एक भी सबूत नहीं मिल रहा है। हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई परफेक्ट मर्डर आदम का है हमारे सामने? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कोई ना कोई सुराग, एक सिंगल लीड तो मिलनी चाहिए। कुदरत का नियम है। सर, मैं इसे सुराग कहूँ या क्या, लेकिन मैं 7 साल पहले की ललित राजावत की मर्डर केस चार्जशीट पढ़ रहा था। उसमें लोगों के बयान पढ़ रहा था तो ऐसा लगा जैसे संदीप राठौड़ मर्डर केस की चार्जशीट पढ़ रहा है। मतलब सर, दोनों केसेस की चार्जशीट में लोगों के बयान लगभग मिलते जुलते थे। सर, कुछ खटक रहा है। हरीश, मैं जरा चाय पी कर आता हूँ। ठीक, तुम पियोगे? नहीं साहब, आप पी लो। साहब, आज लेट हो गया। हाँ, थोड़ा काम था। एक बढ़िया सी कड़क सी चाय पिला। जी साहब, अभी पिला। सर, ललित को भी चाय की टपरी पर ऐसे ही ठोक दिया गया था। उसके शूटर्स उसका कई दिनों से पीछा कर रहे थे। और उन शूटर्स को आशीष सबरवाल और सुजीत पुरी ने किराए पर लिया था। जी सर। और अब संदीप को भी चाय पीते वक्त शूट किया गया है। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हम पहले से देखते आए हैं कि शूटर्स अपने शिकार की डिटेल्ड स्टडी करते हैं और फिर उस जगह पर अटैक करते हैं जहां पर उसे मारना सबसे ज्यादा आसान। राइट सर। सर, ये ललित राजावत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट में? सर, ललित के बदन से काफी गोलियां निकाली गई और ठीक संदीप की तरह ही एक गोली ललित के भी सीने को चीरती हुई चली गई। सारे सबूत अजय राजावत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है सर।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि संदीप राठौड़ के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था? तो अजय राजावत ने भी वैसी ही प्लानिंग की ताकि उसके खिलाफ भी कोई सबूत ना मिले। लग तो ऐसे ही रहा है सर, लेकिन हमने अजय की सारी मूवमेंट्स ट्रैक करी, उसके फोन रिकॉर्ड्स, पर कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि संदीप राठौड़ मर्डर केस में अजय राजावत मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड चाहे जितना भी मास्टर प्लान बना ले, लेकिन कोई ना कोई उसकी टीम से टूटेगा जरूर। संदीप की जिंदगी खत्म हो गई थी, छीन ली गई थी, लेकिन इस केस से जुड़े सभी लोगों की जिंदगियां फिर से शुरू हो गई। सारे संदिग्ध खुलेआम घूम रहे थे क्योंकि उन्हें इस कत्ल से जोड़ने वाली कोई भी तार पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी। पर तनाव बिजली की तरह हर किसी में दौड़ रहा था। किसी भी वक्त यह सर्किट शॉर्ट होने की देर थी। दूसरी तरफ आका के सिपाहियों में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, प्रेशर बनता जा रहा था। भाई जी, अब तो मामला पूरी तरह दब गया है, माहौल भी शांत हो गया। कब तक मेरे लड़के यूं ही अंडरग्राउंड रहेंगे भाई जी? वफादार से वफादार कुत्ता भी भूखे पेट अपने मालिक पर भौंकी देता है, काट भी सकता है भाई जी। भाई जी, बस अब लक्ष्मी जी के दर्शन करवा ही दो। जैसे कोई बल्ब अचानक से जल पड़ता है, वैसे ही ये केस भी एकदम से हल हो गया। इतने इलेक्ट्रिक माहौल में अचानक पुलिस के हाथ एक खुली तार लग गई, जिसे छेड़ते ही इस साजिश का पूरा सर्किट एकदम सामने आ गया। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की इंडस्ट्री में छिड़ी इस गैंग वॉर की आखिरकार अर्थिंग हो ही गई। 2 सपोले एक लॉज में बिल बनाकर बैठे हैं, सुना अंडरग्राउंड थे, दाना पानी खत्म हो गया तो अपने मालिकों को डसने की धमकी दे रहे हैं, रोकड़ा मांग रहे हैं, वो भी मोटा। तो अब सपोलो का नाम बताने का क्या लेगा? और लॉज का भी तो कोई नाम होगा। क्या बोले? शाम को बुलाएं, हाईवे के पास कोई खंडर होते। उन्हें बोल दो कि बातों से काम ना चलेगा, हथेली पे पैसा रखें, पैसा। ये बात के लिए तो बुलाएं। अगर पैसा ना दे तो? ना दे तो देखते हैं। अगर हमें पैसा नहीं मिला ना तो हम कुछ ना कुछ कर जरूर देंगे। हम धंधा कर रहे हैं, मजाक ना। एक है सोहेल मिर्जा और दूसरा इमरान शेख, दोनों ही छठे हुए हिस्ट्री शीटर है। कौन सा लॉज? अवस्थी लॉज सर। उठवाएं सर? अभी नहीं, अपने 4 आदमी सिविल में लगा दो, साया बना दो। हमें इस साजिश की तह तक पहुंचना है। पता तो करें कि इन सपोलों को दूध कौन पिला रहा है। हेडलाइट्स ऑफ करके फॉलो करो। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ टांगों पे गोली चलाना। मुझे दोनों जिंदा चाहिए, बोलने की हालत में। फैल जाओ। पवन भाई, आज दिल मत दुखाना, आज फुल एंड फाइनल ही कर डालो। वो आ रहा है, थोड़ा इंतजार और कर लो। ये तो अजय राजावत की गाड़ी है। भाई जी,
आप तो हमको भूल ही गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हर एक चीज का एक टाइम होता है। तो शुक्रिया। बस जरा भी हिले तो यहीं ठोक डालेंगे और सब कुछ साफ साफ सबके सामने होगा। अजय राजावत का ड्राइवर हरीश सुपारी की रकम अदा करने आया था। वो सुपारी जो संदीप राठौड़ के नाम निकली थी। लेकिन क्या अजय राजावत ही वो असली मास्टरमाइंड था? शायद हां, क्योंकि उसके पास संदीप राठौड़ को मारने का काफी तगड़ा कारण तो था। लेकिन क्या इस तगड़े कारण का कोई तगड़ा इस्तेमाल कर रहा था? इस केस की शॉकिंग सच्चाई बिजली के शॉक की तरह आगे बढ़ रही थी और ऐसा झटका दे गई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। साहब, मैंने ही संदीप राठौड़ का कत्ल करवाया साहब, क्योंकि उसने मेरे ललित साहब को मार डाला। ललित साहब मेरे लिए पिता समान थे साहब। तू एक प्लास्टिक कम हो रहा है जिसे हमारे सामने रखा जा रहा है, लेकिन इतनी सस्ती शतरंज हम नहीं खेलते। अब जल्दी से यह बता कि पवन को सुपारी किसने दी थी? मैंने दी साहब, मैंने दी, यकीन मानिए मेरा। साहब, मुझे सुपारी हरीश ने दी थी। अब किसकी तरफ से दी थी ये मैं क्यों पूछता साहब? धंधे के उसूलों के खिलाफ है। बड़ा ही सच्चा, ईमानदार और होनहार हत्यारा है बे तू। हाँ? चल मान लेते हैं हरीश ने ही तुझे सुपारी दी, तो उसने तुझे क्या बोला? साहब बोला संदीप राठौड़ को ऊपर पहुंचाना है। बस हमने 2 हफ्ते उस पर नजर रखी, जब सही लगा उस पर गोलियां दाग दी। वहां पर तो तेरे 3 आदमी पहले से ही मौजूद थे ना? उज्जवल पांडे, जयदीप कोठारी, लक्ष्मण सकलानी। ये तीनों थे या फिर इनमें से कोई 2? साहब इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये नाम मैंने पहली बार सुना है साहब, कसम से। साहब हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के काम करते हैं, शिकार के अलावा हमें कछु नजर नहीं आता। साहब जब वो आप नाम बोले ना, संदीप राठौड़, पवन भाई बस उसका फोटो दिखाया और जगह दिखा दी और बोले कि दाग दो गोलियां। एक फरमाइश भी की थी साहब। कैसी फरमाइश? साहब वो फरमाइश थी कि बाकी गोलियां कहीं भी लगे पर एक गोली छाती को चीर के जरूर जानी चाहिए। गोलियां कहीं भी चलाओ, कितनी भी चलाओ, पर एक गोली सीना पार करनी चाहिए। साहब हरीश ने जो बोला वैसा मैंने किया। अब मुझे क्या मालूम उसके सीने में गोली क्यों दागनी थी। मेरे ललित सेठ के सीने में गोली मार दी थी साहब, सीने में इधर, दिल के आर पार गई थी गोली साहब। तो संदीप राठौड़ के सीने में ही गोली लगनी थी ना साहब, और कुछ हो ही नहीं सकता था। गोलियां चाहे जितनी भी बरसाओ, एक गोली सीने के आर पार होनी चाहिए। याद रहे, सीना। तेरे पैकेट से 4 लाख रुपए मिले। 4 लाख की सुपारी दी थी। एक ड्राइवर 4 लाख की सुपारी देता है? हाँ? मेरी 7 साल की कमाई है साहब, जिंदगी की सारी पूंजी लगा दी मैंने साहब। ललित साहब के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, और मैं संदीप राठौड़ के हत्यारे तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए वफादारी वाला राग लापना बंद कर और सच्चाई का गाना शुरू कर, नहीं तो जिंदगी भर उंगलियों से इशारे में बात करेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूं साहब, सच बोल रहा हूं। अभी सच बोलना तूने शुरू कहां किया है? क्योंकि अभी तक हम शुरू नहीं हुए। चल अब बोल, संदीप राठौड़ की सुपारी अजय राजावत के कहने पर दी गई या फिर कोई और है जो अजय राजावत का नाम और संदीप राठौड़ से उसकी दुश्मनी का इस्तेमाल कर रहा है? लगता है सच्चाई उबल रही है इसके पेट में। तेजाब डालो साले के पेट में थोड़ा। मुझे आधे घंटे में इसके मुंह से इसके बाप का नाम सुनना। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई इतना बड़ा इल्जाम ऐसे ही अपने सर पर ले ले, वो भी एक मामूली सा ड्राइवर। अजय राजावत, हमने हरीश को बहुत अच्छे से धोया, बहुत अच्छे से भरता बनाया उसका, और वो रायते की तरह फैल गया। सब कुछ उगल दिया है उसने। यस, हाँ, हरीश मेरा मोहरा था। मुझे संदीप राठौर को ठीक वैसे मरवाना था जैसे उसने मेरे ललित भाई साहब को मरवाया था। संदीप राठौर के सीने में गोली मारना जरूरी था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने मेरे भाई साहब को रात के अंधेरे में मारा और मैंने उससे दिन दहाड़े। मुझे ये बात कभी हजम ही नहीं हुई कि आशीष सब्बरवाल और सुजीत पुरी ने मेरे भाई साहब को मारने का प्लान बनाया। अरे औकात ही नहीं थी उनकी। ये सारा प्लान संदीप राठौर का बनाया हुआ था।
और बाद में उसने उन दोनों को जुर्म अपने सर लेने के लिए मजबूर किया। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने वफादार ड्राइवर हरीश को मजबूर किया, है ना? जुर्म को इस जमीन का टुकड़ा नहीं है कि किसी के नाम पर भी कर दिया। ये जिसकी करनी होती है उसी को भरनी होती है। गुनहगार को एक ना एक दिन सामने आना ही होता है या अपनी नाक में नकेल डालकर घसीटना पड़ता है। मैं सीना ठोक कर कहता हूं, संदीप राठौर को मैंने मरवाया है और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। पकड़े जाने के बाद सीना ठोकना कायरों का काम होता है अजय रजावत। जिस गोली ने तुम्हारे भाई ललित रजावत का सीना चीरा, जिस गोली से तुमने संदीप राठौर पर पलटवार किया, वो गोली अभी भी हवा में घूम रही है। और पता है अब उसका निशाना कौन होगा? तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आने वाली नस्ल। वो गोली अब तुम्हारे दिल के आर पार होगी अजय रजावत, और खून की जगह आंसू बहेंगे, लाचारी के आंसू, शर्म के आंसू। अजय ने इतने सालों तक इतनी नफरत पाल के रखी अपने दिल में कि संदीप तो गए थे उसके पास सुलह करने, माफी मांगने। पुलिस कह रही है कि अजय अभी भी यही मानता है कि ललित की हत्या संदीप ने ही की है। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। होता है, बिजनेस में अक्सर होता है कि कंपटीशन को दूर करने के चक्कर में कॉम्पिटिटर को ही दूर कर देते हैं। लेकिन धमकियां वगैरह देना तो करता कोई और है, भरता कोई और। पुलिस भी हम तीनों को ही जिम्मेदार मान रही। अजय रजावत भी ललित की हत्या का जिम्मेदार संदीप को मान रहा था। क्यों? क्योंकि संदीप ने ललित को जान से मारने की धमकी दी, जबकि ललित का हत्यारा कोई और ही था। यार मैं भी इतने दिनों से डर के जी रहा था, सिर्फ इसलिए कि कत्ल से पहले इत्तेफाकन यहाँ से वहाँ फोन करने गया मैं। क्या पता यहाँ बैठा होता तो मैं जिंदा नहीं बचता। इस कत्ल को अंजाम देने और इस साजिश को बनाए रखने वाला हर शख्स कानून की हिरासत में आ गया। जुर्म कभी सफल नहीं होता, किसी भी रूप में नहीं होता। ना तो ललित राजावत के कत्ल के केस में हो पाया और ना ही संदीप राठौड़ के मर्डर में हुआ। आशीष सबरवाल और सुजीत पुरी पहले से ही ललित राजावत के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और अब अजय राजावत, पवन, इमरान और सोहेल पर कत्ल का मुकदमा चलेगा। इन सभी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के लिए और धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किया गया है। अतीत में किया गया कत्ल बिजनेस में कंपटीशन से बचने के लिए किया गया था और वर्तमान का यह दूसरा कत्ल अतीत में हुए कत्ल का बदला लेने के लिए किया गया था। बदले की भावना ने किसका क्या भला किया? बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाने के डर से किसका फायदा हुआ? चोरी और बेईमानी की सीढ़ियां चढ़कर कोई भी शख्स सिर्फ एक झूठे महल तक पहुंच सकता है जिसकी बुनियाद बेहद खोखली होती है और उस ऊंचाई से बहुत जल्दी गिर जाना तय होता है। यदि कोई आपकी लकीर से और लंबी लकीर बनाए तो आप अपनी मेहनत से अपनी ही लकीर को और लंबी बनाएं। किसी से कंपटीशन ना करें और जो बन पाता है उसमें खुश रहें, लेकिन किसी और की लकीर को काट कर अपनी लकीर को लंबी साबित करना यह सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि बेवकूफी भी है। अगर हम किसी भी फैक्ट्री या ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर आदर्शवादी तस्वीरें और कहावतें हमें दीवारों पर सजी हुई मिलेंगी, लेकिन जरूरत यह है कि मालिक से लेकर मैनेजर तक और मैनेजर से लेकर कामगार तक हर कोई उन कहावतों को गंभीरता से ले और उन्हें अपने जीवन में लागू करे। और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।